अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तस्वीर में आपके साथ मैं हूं मेरीन सप्तैन। नाज़रीन, पनामा केस की समाअत 15 फरवरी को हो सकती है। अच्छी खबर है कि जस्टिस अजमत सईद सेहतियाब हो रहे, लेकिन अगर डॉक्टर्स ने काम करने की इजाजत ना दी तो जस्टिस अजमत की गैर मौजूदगी में क्या नया बेंच तश्कील दिया जाएगा और क्या जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जा सकता है, इस पर हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। भारतीय जहरीत का क्या हल है और खित्ते के लिए कितना बड़ा खतरा पैदा हो चुका है, ये भी जरूर जानिएगा। क्रिकेट के शायकीन तैयार हो जाए, PSL आज से शुरू हो रहा है और दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कप्तान की तब्दीली क्या रंग लाएगी, इस पर भी हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। पनामा केस नाज़रीन जस्टिस अजमत की अदालत के बायस अदालत का शिकार है, जिसकी वजह से केस के नताइज जानने के लिए जो लोग हैं उन्हें इंतजार करना पड़ेगा। अवाम जो है वो बेसब्री से मुंतजर है। तहरीक इंसाफ और नून लीगी कारकुनान को भी शायद थोड़ा और सब्र करना होगा, लेकिन देखना यहाँ पर यह है कि क्या अगर जस्टिस अजमत को उनके डॉक्टर्स ने मजीद आराम का मशवरा दिया तो क्या 4 रुकनी बेंच ही केस की समाअत जारी रख सकता है या नया बेंच तश्कील दिया जाएगा, या फिर अदालत जुडिशल कमीशन को तश्कील दे सकती है। अब जुडिशल कमीशन बनाने के लिए मुहिम चलाने वाले इमरान खान साहब जुडिशल कमीशन के बजाय सुप्रीम कोर्ट से ही फैसले के ख्वाहिशमंद नजर आए थे और अब कल इमरान खान साहब ने यह कहा है कि जुडिशल कमीशन बनाया गया तो खुशदिली से इसे कबूल करेंगे। पनामा केस कहां तक पहुंचा, आगे क्या होने जा रहा है, जानने के लिए सीनियर माहिर कानून और साबिक वफाकी कानून खालिद रांझा साहब हमारे साथ मौजूद है। खालिद रांझा साहब, बताइएगा पहले तो कि अगर जस्टिस अजमत को डॉक्टर आराम का मशवरा देते हैं तो अदालत के पास ऑप्शंस क्या क्या मौजूद है? अगर उनकी सेहत ठीक ना हो और वो काम ना कर पाए तो फिर अदालत जो है ये बेंच तोड़ेगी और बेंच अज सरे नौ बनेगा और उसमें ये जो तमाम कार्रवाई है अज सरे नौ होगी। अच्छा। दूसरी बात ये कि जैसे सब कह सकते हैं जी कि मैं रिक्यूज करता हूँ, उनके रिक्यूज करने से भी उनकी जगह किसी और जज को बिठाना पड़ेगा, फिर अज सरे नौ होगी, तो ये इसमें डिले जो है वो होगी। अच्छा खालिद रांझा साहब, अगर हम समझ पाए हैं तो आप ये कह रहे हैं कि उस सूरत में बेंच दोबारा बनेगा, बेंच अगर दोबारा बनेगा तो पूरी समाअत एक बार फिर दोबारा से शुरू होगी। इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? मैं अगर कोई एक जज साहब भी इसमें नए आ जाएं तो फिर भी दोबारा शुरू होगा। अच्छा ठीक है। अच्छा, और ये भी बता दीजिएगा कि क्योंकि हम नहीं जानते, सर इसकी वजाहत अगर हो जाए कि 4 जजेस के साथ तो बेंच नहीं बन सकता ना, यानी कि अगर एक बेंच में से जज कम हो जाए, अगर ये फैसला किया 4 इज नॉट द ऑप्शन, इट हैज टू बी एन ऑड नंबर, इज इट सो? इट हैज टू बी 5 और 7 और 9। ठीक है, यानी कि ऑड नंबर होना जरूरी है। ठीक है, ठीक है। अच्छा खालिद रांझा साहब, अगर तो इस केस की नए सिरे से समाअत होगी तो फिर ये तो केस बहुत तवालत नहीं पकड़ लेगा, लंबा हो जाएगा जी, लंबा हो जाएगा। अच्छा, और कितना एक मजीद वक्त लग सकता है दूसरे ऑप्शन में भी और इस ऑप्शन में? सोच आ रही है, ये भी तो सोच आ रही है साथ साथ जो सियासी हल्के बात कर रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब जो है ये बजट सेशन जल्दी कर लेंगे और उसके बाद ही माइट डिसॉल्व द पार्लियामेंट एंड गो फॉर फ्रेश इलेक्शन। ये नई डेवलपमेंट आ जाएगी। ठीक है, ठीक है। खालिद रांझा साहब से हम नाज़रीन इस वक्त बात कर रहे हैं। पनामा केस जो है आपको जैसे कहा, जस्टिस अजमत शेख जो है जिस वक्त उनकी अदालत की वजह से ये कार्रवाई जो है रुकी, जो कि रोजाना की बुनियाद पर हो रही थी नए चीफ जस्टिस साहब के आने के बाद, और लग ऐसे रहा था कि ये केस जो है जल्द अज जल्द अपना फैसला देना चाहता है। ये जो आपका बेंच है ये जल्द अज जल्द फैसला देना चाहता है और शायद इसी महीने के अंदर इस केस का फैसला आ जाएगा। लेकिन फिर हम देखते हैं कि जब जस्टिस अजमत शेख साहब की तबीयत खराब होती है, उसके बाद ये बेंच जो है ये कुछ अरसे के लिए मुअत्तल होता है, कुछ अरसे के लिए इसकी कार्रवाई रुक जाती है और उसके बाद अब इंतजार किया जा रहा है 15 फरवरी तक कहा जा रहा है कि शायद ये दोबारा से कार्रवाई जो है शुरू हो सकेगी, अगर जस्टिस साहब के जो डॉक्टर हैं वो उनको इजाजत देते हैं। अगर उनके डॉक्टर्स उनको इजाजत नहीं देते तो इस सूरत में सूरत हाल क्या होगी, इस पर हम बात कर रहे हैं। माहिर कानून खालिद रांझा साहब हमारे साथ मौजूद है, जिनका कहना है कि अगर तो वो इस बेंच में फिर शामिल नहीं रहते अपनी अदालत की वजह से, तो फिर
नया बेंच बनेगा तो कार्रवाई दोबारा एक दफा शुरू की जाएगी। ये बताइएगा खालिद रांझा साहब कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला देती है कि जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए, तो इस सूरत में जुडिशल कमीशन के लिए क्या शराइत होती है कि कितने अरसे के अंदर अंदर फैसला दिया जाना चाहिए, या शवाहिद जो इन सब के ऊपर काम करके इतने अरसे के अंदर रिपोर्ट जो है वो मुरतब कर दी जानी चाहिए? गुजारिश है जी कि हम में से बेशतर लोग ये सोच रहे थे कि जो कार्रवाई हो रही है ये इनक्विजिटोरियल है, ये अदालती तनाज़र में नहीं, अदालत जो काम है वो ये नहीं है। और पहले भी सोच आई थी कि हम कमीशन बिठा दें, लेकिन कमीशन पे चूँकि ट्रैक रिकॉर्ड कमीशन का इतना अच्छा नहीं है, लिहाजा लोग समझते थे कि हाँ जी ये रियायत शो कर रहे हैं। और अगर कमीशन बने तो फिर जो सुप्रीम कोर्ट तसव्वुर करेगा, जो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करेगा, वही टाइम स्पैन होगा कि इस फलां लोग इसके मेंबर होंगे और फलां दौरानिए में ये फैसला करेंगे। अच्छा ठीक है, यानी कि वो उसकी शराइत जो है वो तय की जाएंगी। अच्छा, और अगर जुडिशल कमीशन नहीं तश्कील दिया जाता, अदालत कहती है इसकी ज़रूरत नहीं है, तो फिर वो कौन कौन से मराइल है जो कि अभी इस बेंच को तय करने हैं, ये बता सकते हैं आप? ये सुप्रीम कोर्ट अब तो जो काम कर रही है वो कह रही है कि उन्हें इख्तियार है अल्टीमेट इंसाफ का, और उनका जो भी वो अप्रोच अपनाएं, जो भी वो रूल्स अपनाएं, वो रूल्स आइनी होंगे। और उसमें जो सबसे अहम बात यह है कि एज कोर्ट ऑफ अल्टीमेट जस्टिस वो इस केस का फैसला भी कर सकते हैं, किसी को डिसक्वालीफाई भी कर सकते हैं, और या फिर किसी अदारे को कहेंगे कि ये जुर्म सरजद हुआ है, फलां से सरजद हुआ है, आप इसका फ़ैसला करें अपने कानून के मुताबिक। जैसे नैब है या और बेशुमार अदारे हैं जो इन जराइम को डील करते हैं। अच्छा, खालिद रांझा साहब ये बताइएगा कि ये एक हाई प्रोफाइल केस है, आप इसको सुन रहे, देख रहे हैं, जानते हैं इसके बारे में, आपको क्या लग रहा है ये केस जो है अभी ये पहुंचा कहां तक है, किन मराइल तक पहुंचा है अभी? अभी तो इसके बहस ही हो रही है और इसमें कोई शहादत पेश नहीं की गई, और ना ही सिर्फ जो रिकॉर्ड है जो हमारे जेब में पड़ा हुआ है उस रिकॉर्ड से हम पढ़ के सुना रहे हैं। अभी हमने अदालत सामने कोई सबूत पेश नहीं किया, कत्ल ख़त भी बतौर एविडेंस पेश नहीं हुआ। तो जब तक शहादत ना आए अदालत कैसे फैसला करेगी? अच्छा, क्योंकि खालिद एक बात मैं जरूर कहूंगा कि आपने कहा ये केस जो है ये इंक्विजिटोरियल है, और इसके लिए जरूरी था कि इसके ऊपर पहले तहकीक की जाती, एक कमीशन बनाया जाता। अगर जो शवाहिद इस वक्त तक दस्तयाब है, आप तो कह रहे हैं कतई खत तक अभी नहीं उस तरह से पेश किया गया, तो फिर अगर जो शवाहिद मौजूद है उनकी रोशनी में अदालत जो है किसी नतीजे तक पहुंचकर फैसला क्या दे सकती है? इज इट पॉसिबल? शायद नहीं, मटीरियल मौजूद है, उस मटीरियल को हमें शहादत में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और जब तक शहादत में कन्वर्ट मटीरियल नहीं होता उस वक्त तक अदालत शायद फैसला देने से इज्तनाब करे। जब तक वो मटीरियल जो है कानूनी शहादत के दायरे में नहीं आता। ठीक है, ये बताइएगा कि ये 5 रुकनी बेंच अगर समाअत करता है और फैसला देता है, या फिर जुडिशल कमीशन जो है वो तश्कील दिया जाता है और उसके बाद जो है फैसला दिया जाता है, तो इन दोनों में शफाफियत में कितना एक फर्क होगा? यकीनन जो डिपेंड करता है कि जुडिशल कमीशन के कौन से लोग होंगे और हम किस पे उंगली नहीं उठाएंगे। और अगर आप कहें जो फलां जो है इमरान खान का आदमी है, फलां जो है ये मियां साहब का आदमी है, अगर ऐसी बातें शुरू हो जाएं तो फिर अदालती स्ट्रक्चर पे डेंट पड़ जाएगा। हमें अदारों को ख़राब नहीं करना चाहिए। अच्छा ठीक है, अगर कोई पार्टी मुत्तफिक नहीं होती है तो फिर जो रेजिस्टेंस होता है जुडिशल कमीशन के हवाले से, तो फिर इस पर क्या किया जा सकता है? यानी कि अदालती जुडिशल कमीशन जो है इसके हवाले से पहले तो इमरान खान साहब का मौक़िफ़ कुछ और था, अब चेंज हो गया, लेकिन अगर फिर चेंज हो जाता है तो क्या कोई इसका भी हल मौजूद है जुडिशल कमीशन की तश्कील के हवाले से? एक रेजिस्टेंस एक पार्टी की? पहली बात तो ये है कि जुडिशल कमीशन का ये तश्कील है
उसके लिए कानून बनाना पड़ेगा। या अदालत का हुक्म कानून होता है या फिर पार्लियामान कानून बनाए और वजह करे कि हाँ जी उनके TORs क्या होंगे। असल बात तो TORs की है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या है। और अगर सुप्रीम कोर्ट बनाती है तो सुप्रीम कोर्ट जो है उन लोगों को बैठाएगी जिन पे सुप्रीम कोर्ट को एतमाद है। चलिए ठीक है। खालिद रांझा साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। पनामा केस जो कि कह रहे हैं कि 15 फरवरी तक दोबारा शुरू होगा, बशर्ते कि जस्टिस अजमत जो है उनकी तबीयत ठीक हो, उनके डॉक्टर्स उनको इजाज़त दे। इस पर हमने बात की कि आने वाले वक्त में इस केस के हवाले से क्या पेशरफ्त हो सकती है, जुडिशल कमीशन बनने के बाद क्या हो सकता है, जज साहब मौजूद होते हैं, नया बेंच बनता है, तब क्या हो सकता है, ये सब हमने जानने की कोशिश की। ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो हुई है गुज़िश्ता दिन, उस पर हम बात करेंगे, जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर जावेद बाजवा ने लाइन ऑफ कंट्रोल की भारतीय खिलाफ वर्जियों और इलाकाई इस्तेहकाम के हवाले से कुछ खास बातें की हैं। इस पर हम बात करेंगे। खुफिया न्यूक्लियर सिटी तामीर की है, ये पाकिस्तानी दफ्तर खारजा का कहना है भारत ने, इस पर भी हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ वेलकम बैक नाज़रीन। कल 199वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर जावेद बाजवा ने लाइन ऑफ कंट्रोल की भारतीय खिलाफ वर्जियां और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए खतरे के हवाले से बात की। भारत की जानिब से जंगबंदी मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जियों के पसे पर्दा अज़ाइम क्या है, इस सवाल का जवाब बहुत आसान है। भारत पाक चाइना ताल्लुकात और मसले कश्मीर के हल की पाकिस्तानी कोशिशों से शदीद खाइफ है और मनफी हिकमत अमली से पाकिस्तान को तनहा करने की कोशिश में खुद दुनिया में तन्हा होता दिखाई देता है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी दफ्तर खारजा का कहना है कि भारत ने एक खुफिया न्यूक्लियर सिटी तामीर कर रखा है। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस है, जिसके शवाहिद अक़वाम मुत्तहिदा में भी पेश किए जा चुके हैं। भारत के बैनुल बरे-आज़मी मिसाइल तजर्बात से खित्ते में हथियारों का तवाज़ुन मुतासिर हो रहा है। इस सब पर हम बात करेंगे और बात करेंगे भारतीय आबी जारियत और पाकिस्तान वाले दिनों में भारत के हवाले से इंतहाई अहम हिकमत अमली के हवाले से। हमारे साथ मौजूद है ब्रिगेडियर दिफाई तज्जिया का। ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि भारतीय जारियत जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर जारी है, इसकी असल वजह क्या है और हल क्या है इसका? देखिए मेरीन, बेसिकली बात यह है कि जब आपकी डोमेस्टिक पॉलिसीज़ ठीक ना हो और आपकी आवाम का एतमाद हुकूमत के ऊपर ना हो, आपने जो इलेक्शन में वादे किए हैं वो पूरे ना कर सकें और फिर आप चाहते हैं कि दुनिया की अटेंशन, अपने आवाम की अटेंशन डाइवर्ट करें, और ये क्लासिकल एग्जांपल हैं जिसमें नरेंद्र मोदी जो हैं वो कश्मीर में कश्मीरियों पे जुल्म कर रहे हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल जो बड़े अरसे से खामोश थी, इस पर जंगबंदी हुई थी, उसको उन्होंने सीज़फायर वायलेशन की, निहत्ते लोगों को पाकिस्तानी साइड पर शहीद किया, बंकर्स पे नुकसान पहुँचाया, फिर एक छोटी बड़ी पोस्ट पर अटैक किया, वहाँ इनको मुँह की खानी पड़ी, 6 फौजी छोड़ के भाग गए, उस पर इनके अवाम का बड़ा रद्दमल इनके ऊपर हुआ। और फिर ये जो है ये सारी चीज़ें में क्योंकि इंडिया आइसोलेट हो रहा है, तो वो चाहता है कि पाकिस्तान क्योंकि CPEC में इकनॉमिक रिवाइवल कर रहा है, बहुत तेज़ी से तरक्की हो रही है। अब तो अमेरिकन अखबारों ने भी कहना शुरू कर दिया है कि इंडिया को छोड़ दें, पाकिस्तान की तरफ देखें, वो एक इकनॉमिक जॉइंट बनने की जा रहा है। और उसके साथ फिर ये जो हमारे मुल्क में टेररिज्म कर रहे हैं, रॉ किस्म के अफ़गानिस्तान से आके बलूचिस्तान में जासदोफ आपके सामने है, उसने दुनिया को पकड़ा। तो ये सारी चीज़ों को डाइवर्ट करके वो चाहते हैं कि पाकिस्तान को ये शो करें कि पाकिस्तान इंडिया में पठानकोट पे, उड़ी पर इस तरह के इंसिडेंट कर रहा है और हमें आइसोलेट करने के लिए, बल्कि ये उल्टा ऑपोजिट हो गया इनके खिलाफ। ये बेसिक रीज़न है जिसकी वजह से ये कर रहे हैं, लेकिन नॉट रियलाइजिंग कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों न्यूक्लियर वेपन्स हैं। इट्स कश्मीर इज़ अ न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट, और आप इस तरीके से हट करके आप कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा रहे हैं, अपने आप को और एक्सपोज कर रहे हैं। दुनिया का कॉन्फिडेंस ख़त्म हो रहा है और अभी पाकिस्तान की तरफ सबकी निगाहें आ रही हैं कि पाकिस्तान का रिएक्शन कैसे होता है।
हारिस साहब, आपने कहा कि दुनिया की नजरों में आ रहे हैं, लोगों को पता लग रहा है भारत कर क्या रहा है, उसके बावजूद आलमी बरादरी जो है वो भारत के साथ खड़ी नजर आती है। क्या वजह है इसकी? क्यों नहीं आलमी बरादरी भारत की इस जारियत पर कोई बात करती, कोई आवाज वहां से भी उठाई जाती? उनकी आवाम तो कहती है लेकिन उनके हुक्मरान खामोश रहते हैं। देखें, बेसिकली वजह है कि इतनी बड़ी इकोनॉमिक मार्केट है। आपको पता है कि न्यूक्लियर रिएक्टर कितने एक्सपेंसिव हैं, जो वो फ्रांस ने, अमेरिका ने 10-10 बिलियन डॉलर के इनको दिए हैं। उसके साथ ये कितना वेपन और एमुनिशन उनसे खरीदते हैं। जो उनके जो बिजनेस कम्युनिटी है और वॉर इंडस्ट्री है वो इनके वेपन्स के ऊपर चल रही है। और साथ साथ क्योंकि ये चाइना का अगेंस्ट इंडिया को पुलिसमैन अमेरिका बनाना चाहता है, साउथ चाइना सी में आपके सामने प्रॉब्लम क्या है, वहाँ के लिए लाना चाहते हैं, नॉट रियलाइजिंग कि ये चीज़ें अब नहीं चलती हैं। रशिया, पाकिस्तान, चाइना, आप देखेंगे सीपैक में ईरान भी आ रहा है, बरतानिया भी आ रहा है, सेंट्रल एशिया इज़ कमिंग। इससे इस खित्ते में बहुत फ़र्क पड़ेगा। पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन ने ऐसी बना दी है कि ये इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, हमें कोई इग्नोर नहीं कर सकता, और अब सबको पाकिस्तान की बात सुननी पड़ेगी। और यही चीज जो है भारत को इस वक्त शदीद इरिटेट कर रही है। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, लेकिन चले, ये तो एक लाइन ऑफ कंट्रोल पे वो अपनी इस इरिटेशन को शो करता है, बार बार इस तरह की जारियत दिखाकर, बेवजह की वजूहात शो करके, बेवजह बेनाम वजूहात होती हैं वो। उसके बाद सिंतास मुआहदा, जहां उसे और कोई हल नहीं मिलता तो पानी पर आ जाता है। पानी कभी रोक लिया जाता है, पानी कभी छोड़ दिया जाता है। सिंतास मुआहदा जो है, अगर इस पर कोई हल, मौसर हल सामने नहीं आता तो पानियों पर तो जंग हो जाती है। कोई मुस्तकबिल में इस तरह का कोई खतरा मौजूद है? कोई इसका हल मौजूद है? देखें, टुडे इज़ अ वॉर ऑफ इकोनॉमी, और ये जो पानी है ये पाकिस्तान के लिए सर्वाइवल के लिए, पाकिस्तान की जिंदा रहने के लिए नहायत ज़रूरी है। अब डिपेंड करता है हमारी गवर्नमेंट कितना स्ट्रॉन्ग एक्शन लेती है, कितनी इसके ऊपर काउंटर मैयर्स करती है, और कैसे वर्ल्ड बैंक जो इसका गारंटर है सिंतास मुआहदे का, उनको कैसे इन्वॉल्व करते हैं। और सेकंड, पाकिस्तान की तरफ से ये इसके ऊपर हमारे वफद जाने चाहिए अमेरिका में, यूनाइटेड नेशन में और यूरोपियन यूनियन में, रशिया में, उनको बताना चाहिए कि दिस इज़ अ लाइफ लाइन, वी विल नॉट कॉम्प्रोमाइज़। जो हमारे हिस्से का पानी है हम किसी हालत में नहीं छोड़ेंगे, और इसके लिए चाहे हमें किसी भी हद तक जाना पड़े। और आपकी जब सर्वाइवल आपके स्टेक पर होती है, देन यू डोंट लिसन टू एनीथिंग एंड यू डोंट, आप परेशान भी नहीं होते कि किस चीज़ को आपने इस्तेमाल करना है। अमेरिका को पता है, इंडिया को पता है कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, पाकिस्तान के न्यूक्लियर मिसाइल्स कितने सोफिस्टिकेटेड हैं, कितने कामयाब हैं, और इंडिया के तमाम जो उन्होंने तजर्बे किए मिसाइल के, वो सारे के सारे नाकाम हुए हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को इसको डिप्लोमेटिक तरीके पर लेना चाहिए, एमरजेंसी बेसिस पे लेना चाहिए, हंगामी आने पे लेना चाहिए, और इसके लिए हमें अपने वफद भेजने चाहिए ताकि इसको सीरियसली लें और इसको किसी हालत में भी, ठीक है, हंगामी बुनियादों पर इसका हल होना चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने हारिस साहब। अच्छा हारिस साहब, जरा न्यूक्लियर सिटी, भारत में न्यूक्लियर सिटी बनाई हुई है, बहुत ही तशवीशनाक बात है अगर इस तरह की बात है, इस पर भी जरा कमेंट कीजिएगा, क्या है ये मामला और इससे क्या खतरा दरपेश हो सकता है पाकिस्तान को? देखें, ये एक बहुत ही खतरनाक बात है जो फॉरेन ऑफिस ने की है। इसके ऊपर पाकिस्तान गवर्नमेंट को बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन शो करना चाहिए, क्योंकि इससे एक न्यूक्लियर रेस स्टार्ट हो जाएगी और उसके साथ असले की रेस स्टार्ट हो जाएगी। और इंडिया को समझ आना चाहिए कि जब आपके पास न्यूक्लियर वेपन है और पाकिस्तान के भी न्यूक्लियर वेपन है तो आप ये क्यों कर रहे हैं। इसीलिए ये न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप का मेंबर बनना चाहते हैं, जो चाइना ने इसको रोका हुआ है और फिर पाकिस्तान ने भी एप्लीकेशन कर दी। ये वजह है कि वो ये चीज़ों को एक्सपांड करना चाहते हैं और ये वांट टू बिकम अ सिक्स्थ बिग जो होती है न्यूक्लियर पावर, जिसके साथ वो जो 5 पहले बिग कंट्रीज़ हैं ये छठा आना चाहते हैं, यूनाइटेड नेशन में जाना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए इनको ये समझ नहीं है कि जब भी आपने यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बनने हैं, आपको अपने नेबर से सब तनाज़ात ख़त्म करने होते हैं। यू आर नॉट क्वालिफाइड। ये चीज़ें इनको समझ नहीं आती, ये सिर्फ जंगी जुनून में शामिल हैं। ये अपने अवाम को खुश करना चाहते हैं कि हम ये, और इनका असल आपके सामने इनकी फ़ौज के जवान जिस तरीके से वो सोशल मीडिया पर आके बात कर रहे हैं। जरा इसकी थोड़ी सी वजाहत कीजिएगा, जरा इस पर हम वापस आते हैं, न्यूक्लियर सिटी के ऊपर जरा वापस आते हैं, क्योंकि एटमी हथियारों की तो फिर दौड़ शुरू हो जाएगी ना इस खित्ते के अंदर। इम्बैलेंस जब क्रिएट होता है, दूसरी जानिब से भी वही चीज शुरू हो जाती है। ये न्यूक्लियर सिटी जो है, अगर ये है तो इससे खतरा क्या है, वो इसका किस तरह का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके काउंटर में हमें क्या करना होगा या हम क्या कर रहे हैं?
देखें, बेसिकली न्यूक्लियर सिटी का मतलब ये है कि ये एक बिल्कुल कॉर्डन ऑफ करके सीक्रेट जगह पर, यहाँ पर जितने मिसाइल टेस्ट हैं, न्यूक्लियर टेस्ट हैं, उसके बाद जो जो ये इस पर करना चाहते हैं वहाँ पर ये करेंगे। और दुनिया से जो ये न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में जाके वहाँ से जो फिशल मटेरियल है वो लेकर आएंगे, उसको इस्तेमाल करेंगे। और पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत ही मुश्किल मरहला होगा, क्योंकि हम इकोनॉमिक रिवाइवल पर हैं और ये बड़ी कॉस्ट होती है न्यूक्लियर वेपन्स को आपने दोबारा डेवलप करना हो, जबकि हमारे पास अभी इतनी अच्छी कैपेबिलिटी है और डिलीवरी मीन ऐसे हैं कि हमें अभी इसके लिए कोई परेशानी नहीं है। लेकिन पाकिस्तान को इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन में जाना चाहिए, वहाँ जाके बताना चाहिए। अगर इराक में जाके जिस तरीके से उन्होंने चेक किए और वहाँ पर ना कुछ था, वेपन मैच डिस्ट्रक्शन कोई नहीं थे, फिर भी वहाँ पर वो चले गए, तो कम से कम इंडिया को कोई रोकने वाला तो इराक था ना ब्रिगेडियर साहब, वो इराक था तो वहां पर तो हो गया। भारत में जाके कौन चेक करेगा और भारत में जाकर कौन उस तरह का चेक एंड कंट्रोल क्रिएट करेगा, ये भी एक सवाल है ना। देखिए, तो पाकिस्तान को ये चाहिए कि आप यही इंटरनेशनल एटॉमिक कमीशन को और ये 5 जो बड़े मुल्क हैं जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनको बताएं कि पाकिस्तान विल बी फोर्स्ड टू रीडेवलप एंड रीमॉडर्नाइज आवर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, ताकि हमने हर हालत में इंडिया का हमें थ्रेट है, इंडिया से हमें ख़तरा है। इंडिया की फ़ौज 6 लाख फ़ौज सिर्फ आज़ाद कश्मीर पे हैं जितनी हमारी पूरे पाकिस्तान की फ़ौज है। ये फ़र्क है कि हमारी बैटल हार्डन ट्रूप्स हैं, बहुत ट्रेंड हैं, और नॉर्थ ईस्टान में और उसके दहशत के ख़िलाफ़ जिस तरीके से इस्तेमाल हुए हैं उससे बहुत एक्सपीरियंस हैं, और हमारी लीडरशिप आपके सामने है। तो ये साथ करते करते इंडिया को ये दुनिया को बताने की ज़रूरत है कि आप इंडिया को चेक करें, ये कोई बेलगाम घोड़ा नहीं है। कोई नरेंद्र मोदी पहला प्राइम मिनिस्टर नहीं बना इंडिया का जो इंडिया को जंग की तरफ लेके जा रहा है। और इससे नॉट ओनली कि इस खित्ते में बल्कि पूरी दुनिया में अगर खुदा ना खासा आपने कोई ऐसी बात होती है जिससे ये इस साइड पर हम चले जाते हैं तो इसका इफेक्ट पूरी दुनिया में होगा। और पाकिस्तान ने अल्टरनेटिव मीन्स ढूंढ निकाले हैं। आपके सामने हमने न्यूक्लियर, हमारे सबमरीन से हमने न्यूक्लियर अभी अपने जो है मिसाइल टेस्टिंग की है और बड़े कामयाब की है, ताकि अगर खुदा ना खासा इंडिया किसी सूरत में फर्स्ट स्ट्राइक करता है तो हमारे पास सेकंड स्ट्राइक की कैपेबिलिटी मौजूद है। ये हमें डेवलप करने पड़ रहे हैं, और यही इसको हम कहते हैं कि ये असले की रेस है, ये न्यूक्लियर वेपन की रेस है, जबकि हमारा एक सिंपल स्ट्रैटेजी है, मिनिमम न्यूक्लियर डिटरेंस, ताकि हमें अपने सर्वाइवल के लिए चाहिए। हमारे ब्रिगेडियर साहब, एक पाक चाइना ताल्लुकात हैं, उसके बाद इस वक्त जो भारत का ये जो रवैया है और ये जो इस वक्त उसने स्ट्रैटेजी रखी हुई है, इस पर चाइना का क्या स्टैंड हो सकता है? क्योंकि चाइना के लिए भी एक बड़ा खतरा है भारत। इस मामले में क्या आपको लगता है कि चाइना अपना कोई रोल प्ले करेगा? एब्सोल्युटली। पाकिस्तान जब ये चाइना को अभी ये डिटेल, आई एम श्योर कि फॉरेन ऑफिस जो है ये चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री से चेंज करेंगे, और ये खित्ते में सबसे बड़ा सबको ख़तरा है, इवन चाइना को ख़तरा है जिस तरीके से ये डेवलप कर रहे हैं। और फिर चाइना परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड नेशंस का न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में, उसकी इजाज़त के बगैर इंडिया नहीं जा सकता। इसलिए ये काफ़ी हद तक पाकिस्तान और चाइना मिल के इसको डिटर कर सकते हैं, और चाइना अपना रोल अमेरिका पे भी इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करेगा और शायद रशिया पे भी करेगा, क्योंकि रशिया की थिंकिंग अमेरिका से चेंज होकर अभी चाइना की तरफ है। चाइना और रशिया आर गेटिंग वेरी क्लोज, दे अंडरस्टैंड कि उनका एक आपस में कॉमन सर्वाइवल है और कॉमन एनिमी है, जिसके लिए ये बहुत अच्छा पॉइंट है। और साथ अगर पाकिस्तान, अच्छा हरी साहब, हैविंग सीन ऑल दिस, और कमर बाजवा साहब ने भी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में जो कहा वो भी सुना हमने, उस बारे में भी मालूम है गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो है वो इंडिया के साथ इस करंट सिनेरियो में ठीक है, दुरुस्त है, मुनासिब है? देखें, इस पे मैं आई वुड से कि वी द नेशन इज़ नॉट हैप्पी जिस तरीके से वो इंडिया की पॉलिसी है, इंडियन गवर्नमेंट पॉलिसी है, इंडियन की कश्मीरों में जुल्म साहिब सीज फॉर वायलेशन के ऊपर है, उसके बाद आपके साथ कहाँ हमें आइसोलेट करना चाहते हैं। गवर्नमेंट हैज़ टू टेक अ वेरी स्ट्रॉन्ग एक्शन नाउ। हमें वो जो है अपोलोजेटिक पॉलिसी ख़त्म करनी चाहिए। हिंदू की मेंटालिटी है कि जितना भी आप इनके साथ नरम रवैया रखेंगे या पर चढ़ाई करेंगे, दे नीड अ स्ट्रॉन्ग आयरन हैंड, दे अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज एंड दे शुड बी टोल्ड इन दिस लैंग्वेज, ओनली देन दे विल डू इट। और इसके लिए हमारी गवर्नमेंट को ये चीज़ें ख़त्म करनी चाहिए। हमारे फिल्म स्टार्स को, हमारे टीवी स्टार्स को जिस तरीके से उन्होंने वहाँ से निकाला है, उन पर बैन लगाया गया है, और आप देखेंगे हम अपने मुल्क में वही इंडियन मूवीज़ को दिखा रहे हैं, मूव ओपन कर दी है। ये हमारी डाइकॉटमीज जो है हमें ख़त्म करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान इज़ अ सॉवरेन कंट्री, पाकिस्तान हैज़ टू रिमेन अ सॉवरेन कंट्री, और पाकिस्तान को न्यूक्लियर इस्लामिक मुल्क के तौर पर
बिहेव करना चाहिए और बहुत जल्द आप देखेंगे इकोनॉमिक रिवाइवल करके दुनिया पाकिस्तान की बातें भी मानेगी। ठीक है, इकोनॉमिक रिवाइवल का ये वक्त है, न्यूक्लियर रिवाइवल का ये वक्त नहीं है। आपका बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर हारिस साहब, आपने इस मौजू पर हमसे बात की। नाज़रीन, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे PSL जो कि आज से शुरू हो रहा है। दुबई में पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज हो रहा है, जो कि यकीनन पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए खुश आइंद साबित होगा। इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। आज दुबई में पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज हो रहा है, जो कि यकीनन पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए एक अच्छी बात है, अच्छी बात साबित होगी, बल्कि शौकीन क्रिकेट को भी बेहतरीन तफरीह का सामान पैदा करेगी। क्या पाकिस्तान सुपर लीग के इनेकाद से पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी क्रिकेट के दरवाजे खुल सकेंगे? ये भी एक सवाल है। और इस सुपर लीग के नतीजे में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए बेहतरीन खिलाड़ी मुयस्सर हो सकेंगे, आ सकेंगे? ये भी एक सवाल है। दूसरी तरफ आज वनडे कौमी टीम का कप्तान सरफराज अहमद को मुकर्रर कर दिया गया। इससे पहले अजहर अली वनडे टीम की क़यादत कर रहे थे। कौमी टीम के कप्तान की तब्दीली से क्या खिलाड़ियों की कारकर्दगी में भी कोई तब्दीली आएगी? सरफराज अहमद कौमी क्रिकेट टीम के लिए कितने कामयाब कप्तान साबित हो सकेंगे और क्रिकेट टीम की मजमूई कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए मजीद के इकदाम उठाने होंगे? इन सब पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है फॉर्मर क्रिकेटर मियादाद साहब। जावेद मियादाद साहब, बताइएगा, एक तो सबसे पहले हम यहां से जरा आगाज कर लेते हैं, क्योंकि कप्तान चेंज किए गए सरफराज अहमद जो है अब वो इस टीम के एक अच्छे कप्तान साबित हो सकेंगे। खिलाड़ियों की कारकर्दगी पर इस फैसले के कोई असरात होंगे? देखिए, एक रूटीन में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में चेंजेस आती रहती होते रहते हैं। हालांकि मैं यही कहूँगा कि देखिए, सबसे बड़ी क्रिकेट में होता है आपकी अपनी टीम अच्छी हो, और कप्तानी तो किसी ने करनी होती है, और सारा ब्लेम कप्तान के ऊपर देना वो मुनासिब भी नहीं होता। आप अपनी टीम की परफॉर्मेंस भी देखते हैं और उसमें आप चॉपिंग करते हैं प्लेयरों के भी, बॉलरों की भी, बैट्समैन की, कहाँ कहाँ गलती है। बहरहाल ये एक अच्छा है, क्योंकि वो ऑलरेडी 2020 में कप्तान रहे हैं और उन्हें एक नई जिम्मेदारी दी है। आई होप कि इंशाअल्लाह, देखें 20 में आपने देखा था, मगर अभी 50 में 50 ओवर्स के मैच में देखेंगे। मैं समझता हूँ कि ठीक है, बहुत अच्छा है। अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा, मगर मैं अभी भी बिलीव करता हूँ जब आपके पास आपकी टीम अच्छी होनी चाहिए। फिर टीम अच्छी होती है, प्लेयरों ने परफॉर्मेंस देनी है। आपके पास बॉलर्स हैं, उन्होंने बॉलरों ने परफॉर्म नहीं किया, आपके बैट्समैन हैं, बैट्समैनों ने परफॉर्म नहीं किया, तो कप्तान क्या कर सकता है? मगर एक इन्होंने चॉइस दी है और लेके आए हैं, तो मैं यही कहूँगा एज ए क्रिकेटर के अभी ये टाइम, आने वाला टाइम जो है वो बताएगा। हाँ, उनके अंदर पोटेंशियल है, अब पोटेंशियल है, मगर ये अंडर प्रेशर ना आ जाए, क्योंकि एक कीपर भी है, बहुत प्रेशर होता है 20 में। और 50 ओवर्स का गेम जो है एक तरह से एक टेस्ट क्रिकेट की तरह होता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत टाइम होता है, 3.5 घंटे का गेम होता है, और 20 ओवर जो है वो 1 घंटे का होता है। उसके अंदर मार धाड़ इतनी होती है कि कप्तान का पता ही नहीं होता। 7 रन ओवर, 8 रन ओवर एक नॉर्मल है, मगर 50 ओवर्स की क्रिकेट में 6 रन ओवर बहुत अच्छा ओवर होता है, बहुत अच्छा एवरेज होता है। इसके अंदर मैच जीतते हैं, तो अब ये देखना है, आने वाला वक्त बताएगा। चलिए ठीक, लेकिन जावेद मियादाद साहब, ठीक है, आपने कहा कि कप्तान का चेंज जो है एक अच्छा स्टेप हो सकता है, लेकिन इससे पूरी टीम की परफॉर्मेंस को आप नहीं जज कर सकते, वो उसको नहीं इंटरप्रेट करेगा। लेकिन एट द सेम टाइम कौन से ऐसे इकदाम उठाने होंगे, क्योंकि बहुत सवालात उठते हैं पाकिस्तान टीम के ऊपर, कौन से ऐसे इकदाम उठाने होंगे और उठाए गए हैं जो कि आपको नजर आते हैं टीम को बेहतर बनाने के लिए? देखिए, जब क्रिकेट होती है इसमें सबका पार्ट होता है, और मैं ये कहूँगा कि सबसे ज़्यादा पार्ट था, जैसे अभी लास्ट पाकिस्तान सीरीज़ अगर आ रही है, तो आपने अपने कोच रखे हुए, इतने स्ट्रेटजीज करने वाले लोग थे,
देखें, टाइम टू टाइम आपको गाइड करना होता। मैं जब कोच था पाकिस्तान टीम का, मैं ड्यूरिंग द गेम है ना बच्चों के साथ, टीम के साथ इन्वॉल्व होता था। ठीक है जावेद मियां साहब, क्योंकि पीएसएल का आगाज हो रहा है, इस पे जरूर कमेंट कर दीजिएगा, कितना खुशाइन साबित होगा ये पाकिस्तान के लिए, मजीद दरवाजे खोल देगा पाकिस्तान के लिए आलमी क्रिकेट के हवाले से? देखिए, ये एक इंटरटेनमेंट क्रिकेट है और इंटरटेनमेंट जो है हर कंट्री जो कर रही है, इससे आप रेवेन्यू कमाते हैं। क्रिकेट को तो मैं नहीं समझता कि, मगर आजकल 2020 ओवर्स की क्रिकेट भी है ना बड़ी पॉपुलर हो गई है। फर्क तो जरूर पड़ेगा, क्योंकि जब आप अपना होम खेलेंगे, दो चीज़ें होती हैं, आप इससे एक तो रेवेन्यू कमाते हैं, आपके पास रेवेन्यू होगा, पाकिस्तान को बहुत ज़रूरत होती है, इससे आप क्रिकेट को अपनी डेवलप कर सकते हैं। और 2020 में भी क्योंकि दुनिया खेल रही है, जहाँ भी आजकल आप क्रिकेट खेलने जाते हैं, 2020 के 2 या 3 मैचेस जो है हर कंट्री में होता है। तो ये एंटरटेनमेंट है। मियादाद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमसे बात कर रहे थे। टाइम का वक्त खत्म हुआ। पीएसएल आज से चूंकि शुरू हो रहा है और खुशाइन बात है पाकिस्तान के लिए, आने वाले दिनों में क्रिकेट के हवाले से ये एक बहुत अच्छी चीज़ भी है। मुझे महरीन सब्तैन को इस प्रोग्राम से इजाज़त दीजिएगा। अपनी दुआ में हमें भी याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।